अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, 9 मई के हवाले से अज़मा बुखारी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू की। पेशावर रेडियो पाकिस्तान हमले की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई, जिसमें वाज़ेह तौर पे ये बताया गया है कि वीडियो में किसी भी किस्म की कोई एडिटिंग सामने नहीं आई है। KPK के CM सोहेल आफरीदी, कामरान बंगश, तैमूर झगड़ा समेत एक और अरकान की वीडियो सामने आई थी, जिसमें रेडियो पाकिस्तान के हमले के वाज़ेह सबूत जो है वो सामने आए थे। और अब ये वाज़ेह हो गया है फोरेंसिक रिपोर्ट से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तीनों सीनियर अरकान जो है वो रेडियो पाकिस्तान हमले में मुलव्वस थे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया। जलसा तो इसे नहीं कह सकते, क्योंकि CM सोहेल आफरीदी साहब जो है वो गडाब से नुमाइश चुरंगी आ रहे थे, और गडाब से नुमाइश चुरंगी का जो रास्ता है वो गालिबन 1.5 से पौने 2 घंटे का है, और 6 घंटे लगा दिए गए सोहेल आफरीदी की जानिब से। मीडिया के कारकुन वहाँ पे मौजूद थे। अरकान की जानिब से जो कारकुन थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने मीडिया पे हमला भी किया, वैन्स भी तोड़ी गई, DSNG पे हमला किया गया, रिपोर्टर्स को मारा गया। और जो लोग कवरेज के लिए मौजूद थे, सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें आलमगीर साहब ने कल अपने घर पे मदून नहीं किया गया। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खुदारा उन्हें यह तो पता होना चाहिए कि कराची में कितने सहाफ़ी हैं जो CM साहब से मुलाकात करना चाह रहे थे। चंद एक सहाफ़ियों को बुलाया गया जो आलमगीर साहब के करीब थे। हमारे बड़े ही मोतबर सहाफ़ी हैं, भाई वहाँ पे मौजूद थे, हमारे दोस्त वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन जो सीनियर सहाफ़ी हैं कराची के, उन्हें मदऊ नहीं किया गया था। कुछ को मदऊ किया गया था, कुछ गए थे, कुछ नहीं जा सके थे। लेकिन ये जो क्लैप्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जो अक्सर मीडिया पर्सन्स को झेलना पड़ता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये शिकायत करती नज़र आती है कि हमें जो है वो मीडिया कवरेज नहीं मिलती। तो जनाब, आपको मीडिया कवरेज कैसे मिलेगी? सबसे पहले तो आप अपने मीडिया कोऑर्डिनेशन की नेम्स को ब्रीफली देखें। ये वाज़ेह तौर पे देखा जाए कि कराची में कितने सहाफ़ी हैं, सबको मदऊ करना है, चाहे वो किसी भी TV चैनल से ताल्लुक़ रखते हो। एक वो वक्त था जब शफी जान साहब जो है वो हमारे प्रोग्राम में आते थे, बैठते थे, बात करते थे, लेकिन अब कॉल उठाना भी उन्हें गवारा नहीं लगता, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मीडिया पे हमला कर देते हैं। हमारे कैमरामैन पे अटैक किया गया, उनका वॉलेट लिया गया और कैमरे भी तोड़ दिए गए। ये वो वक्त था जब सहाफ़ी सोहेल आफरीदी साहब से सवाल करना चाह रहे थे। आप लोगों ने इस्लामाबाद का रुख किया, वहाँ के प्रोग्राम एंकर से बात की। लाहौर में आपने रिपोर्टर्स और प्रोग्राम एंकर को मदऊ किया, जबकि कराची में प्रेस क्लब में आपने बीच रिपोर्टर से गुफ्तगू की, जबकि प्रोग्राम एंकर्स के भी कई सवालात होते हैं। हम भी आपको अपने प्रोग्राम में मदऊ करते हैं। और एक बात तो मुझे ये कुछ सही भी लगती है फवाद चौधरी की, कि उनका कहना था कि इस वक्त जो मौजूदा क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं कर सकती, क्योंकि वो अहल नहीं है। लिहाजा असीरान को रिहा किया जाए ताकि शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन साहिबा जो हैं वो हुकूमत से मुज़ाकरात कर सके। और इस वक्त जो पेशावर की क़यादत है, खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी इस हवाले से कुछ खासा काम जो है वो कर नहीं पा रहे। और अब देखना हमें ये पड़ता है कि एक फ़र्द वाहिद की जिससे भी दोस्ती हो, जिस भी सहाफ़ी से दोस्ती हो, उसे मदऊ किया जाता है। बाकी TV चैनल्स को तो इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता कि आप आएँ और CM सोहेल आफरीदी साहब से जो है वो सवालात करें। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ भी मेंशन करती चलूँ कि जिन सहाफ़ियों को मदऊ किया गया था वो भी मोतबर सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं जिन्हें मदऊ किया गया था। लेकिन लिहाजा TV चैनल्स पे जो है वो किसी भी किस्म का फ़र्क नहीं रखना चाहिए। अगर एंकर आपसे सख्त सवालात करते हैं तो आपको उनके जवाबात भी देने होते। DG ISPR की कॉन्फ्रेंस में हमने देखा था, तमाम सहाफ़ियों को मदऊ किया गया था, चाहे वो किसी भी चैनल से हो, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम करते हो, किसी भी किस्म का प्रोग्राम करते हो, उनके भी सवालात लिए जाते हैं और प्रेस ब्रीफिंग में उन्हें मदऊ भी किया जाता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इनके हमरा हैं सेनेटर सरमद अली साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, आपका भी बहुत शुक्रिया। सरमद साहब का रुख कर लेते हैं। सरमद साहब, ये बताइएगा कि सोहेल आफरीदी ये कह रहे थे कि सिंधी अजरक और टोपी की बेहुरमती की गई है, हमें जलसे का कहा गया, और फिर जब हम जलसा गाह पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और कारकुनों को जो है वो गिरफ्तार किया गया। देखिए, एक तो सबसे पहले तो मेरे ख्याल में इनको आपके सामने है कि जिस तरीके से सईद गनी साहब ने कराची एयरपोर्ट पे जाके वज़ीर आला को खुद रिसीव किया और उनको अजरक और टोपी पहनाई, और जितने दिन वो 2 दिन यहाँ रहे, पूरा प्रॉपर जो चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है वो उनको दिया गया। उन्हीं के साथ वो हैदराबाद प्रोटोकॉल के साथ गए, किताब प्रोटोकॉल के साथ गए, वापस प्रोटोकॉल के साथ आए।
लेकिन मसला ये अफसोस ये होता है कि जैसे ही उनको रिसीव किया गया उसके बाद उन्होंने आके जिस किस्म की गुफ्तगू हुकूमत सिंध के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में करना शुरू कर दी, मुझे समझ नहीं आई कि ये किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे थे। पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन रखती है और उन्होंने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार को अच्छा सरवर साहब, वो कह रहे हैं कि आपने सिंधी अजरक और टोपी की बेहुरमती की है। मेरे ख्याल में हमने बेहुरमती नहीं की, उन्होंने बेहुरमती की है। जो उनको अजरक और टोपी पहनाई गई उसकी उन्होंने बेहुरमती की है। जिस तरीके से उन्होंने कराची में आके जो जो हरकत की हैं वो सबके सामने है। और आपने अभी बात की उनकी जो उनका कल जलसी थी उसके बारे में आपने बात की। 3-3.25 करोड़ के शहर में अगर 1000-2000 लोग जमा हो जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। 5000 लोग भी जमा हो जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। हमने तो उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर्स के हवाले से भी बात की, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कराची में कितने सहाफ़ी हैं। मैं उस पर भी आ रहा हूँ। ये तो कल की जो उनकी जलसी थी वो अगर 4-5 हजार लोग भी होंगे तो बहुत बड़ी बात है। 5-5.5 करोड़ 3-3.5 करोड़ के शहर के अंदर 0.0 जाके कहीं बनती है। और उसके बाद आप ये देखें कि कराची जो है वो पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर है दुनिया के में। पख्तून आबादी सबसे ज्यादा अगर किसी शहर में है तो वो कराची है। तो कितने पख्तून आए अपने वजीर आला का इस्तकबाल करने के लिए। अगर कोई 80-90 लाख पख्तूनों में से अगर 3-4 हजार पख्तून आ गए होंगे तो ये तो मुझे समझ नहीं आती ये क्या है। तो ये भी साबित होता है कि वो वहां पे भी कोई उनका कुछ नहीं है। और ये जो अपना कोशिश कर रहे हैं अपने आप को चमकाने की और अपने आप को अपनी ड्यूटी चमकाने की, वो आई डोंट थिंक सक्सेसफुल हो सकती है। इसलिए कि ज्यादा अगर ये पॉपुलर होने की कोशिश करेंगे ना तो इनको किसी को हटाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अहमद अवेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, सोहेल आफरीदी साहब का ये कहना था कि मैं नुमाइश चुरांगी आऊँगा, बागे जिना पे जो है वो जलसा होगा, और गडाब से उन्हें निकलने में काफ़ी वक्त लग गया। गालिबन जो रास्ता है वो 1.5 से पौने 2 घंटे का है और सोहेल आफरीदी साहब जो है वो नहीं पहुँच सके। आपकी जो इंतज़ामिया कमेटी है, जो ज़िले कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मुतहरिक नज़र नहीं आई। मीडिया के हवाले से भी हमने देखा कि कल कुछ सहाफ़ियों को मदऊ किया गया, कुछ सहाफ़ियों को तो पता ही नहीं था कि आलमगीर साहब ने जो है वो प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस मीडिया बुला रखी है ताकि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर सकें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये तो मामूली चीज़ें हैं कि वो सलाह कमेटी थी और वो नहीं पहुंच सकी या नहीं आ सके। सवाल तो बुनियादी तौर पर ये है कि जब एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है वो दूसरे सूबे में अगर जाता है तो किस किस्म की पाबंदी है। पंजाब में भी जो तमाशा हुआ वो तो बहुत फजूल किस्म का था और जैसी जबान इस्तेमाल की गई इसी तरह से यहाँ तो एटलीस्ट शुरू में एक अच्छा इस्तकबाल तो हुआ जी। बाद में कुछ बातें, कुछ मेरे ख्याल में ऊपर से हुक्मनामा सादर हुआ होगा और उसके बाद ये सिलसिले इस तरह से शुरू हो गए। लेकिन अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए हमें ये एटीट्यूड बदलने होंगे। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं है ये। डेमोक्रेसी जो है वो एक एटीट्यूड का नाम है बुनियादी तौर के ऊपर कि आप अपने पहले ह्यूमन बींग को रिस्पेक्ट भी देंगे और उसके ख्यालात को, उसकी सोच को भी रिस्पेक्ट देंगे और आपका ये राइट है कि आप उससे अजीब करें या ना करें। लेकिन अहमद अवेद साहब, क्या वजह है कि सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो वक्त पे बागे जिना नहीं पहुंच सके? कई कारकुनों को गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब से। अगर वो बर वक्त पहुंच जाते तो ना कारकुन गिरफ्तार होते, वो अपना जलसा करते। ऑल दो स्टेज नहीं था, इस चीज़ को हमने प्रोग्राम में डिस्कस भी किया है और मैं खुद वहाँ जलसे में मौजूद थी, लेकिन वो बर वक्त नहीं पहुँच सके। हलीम आदिल शेख साहब उनके हमरा थे। ऐसा लग रहा था कि जो ज़िले इंतज़ामिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मैनेज नहीं कर सकी। मेरा नहीं ख्याल अब ये तो सारी सियासराइयाँ है ना वो, या उनको रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन इतनी प्रॉब्लम थी कि ये रीजन हो सकता है कि जिसकी वजह से वो वक्त में नहीं पहुंच सके। लेकिन ये तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में इतना ज्यादा जो है वो सियासराइयों के ऊपर वक्त। चलिए फिर ये बता दें कि 9 मई के हवाले से पेशावर रेडियो पाकिस्तान की फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है। अज़मा बुखारी साहिबा ये कह रही हैं कि सोहेल आफरीदी साहब जो है वो इसमें शामिल थे, तैमूर जगड़ा इसमें शामिल थे, कमरान मंगश थे और इस वीडियो में किसी भी किस्म की कोई एडिटिंग नहीं की गई है। मुझे ये बताइए कि ये 3.25 साल के बाद ये रिपोर्ट आई है।
जी। आप बताइए ना कि कभी दुनिया के सबसे ऊपर आज के टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है कि जहाँ पे 2.5-3 साल के बाद ये रिपोर्ट आ जाए कि जो ये भी मुलविस हैं, ये भी देखे गए हैं वहां पर, तो आप इसकी शराकत का मतलब क्या बात करती है? इसका मतलब है कि ये सारी सब कुछ फैब्रिकेटेड होगा, बनाया गया होगा, इतना अर्सा गुजर गया, अभी तक वो 9 मई के वाकयात जो हैं वो अभी तक उनकी सबकी केस मुकम्मल नहीं किए उन्होंने, कहीं पे सवाएं सुना दी गई हैं और ऐसे से मेरे साथ तेज अंदाज में सुनाई गई हैं कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं है कि वो इतना बड़ा मौत साहब, यानी उसमें फैसले में वो लिख रहे हैं जज साहब कि वो इतनी बड़ी जो खलकत थी, बहुत सारी दुनिया थी और बहुत सारे लोग थे, तो वहाँ पे पहचाना तो नहीं जा सकता था। एविडेंस तो ये कह रही है कि वो सबको पहचाना नहीं जा सकता था, भाई फिर आप कैसे दे रहे हो? इसी तरह से ये भी मामला जो है, अभी 9 मई का वाकया को जो एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान है, कोई शक नहीं है, आज ये कमत पर खत्म जिस दिन हो जाएगी तो उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी तो ये कैसे बना था, और ये सब कटहरे में खड़े होंगे उस वक्त। ये तो तमाशा बना हुआ इस मुल्क के अंदर, और मुल्क के फ्यूचर के साथ हम खेल रहे हैं सब मिलकर, और खतरनाक सूरत हाल पैदा हो रही है पाकिस्तान के अंदर। ये समस्या नहीं है कि दुश्मन जो है हमारे बिल्कुल राउंड कॉर्नर है, वो सुबह में आग लगी हुई है, पहले हम इस किस्म की हरकत से लगे हुए। इंडिया जो है वो इस सिचुएशन से वो जख्म खुर्दा है और वो फायदा उठा रहा है, वो उनके साथ मिलकर अफगानिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म के सिलसिले जो आते हैं ये और बढ़ जाएंगे और बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, केपी भी इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। 2025 में हमने देखा था। सरमद साहब से जानेंगे। सरमद साहब, सुहेल आफरीदी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कभी मुझे दहशतगर्द कहा जाता है, कभी स्मगलर कहा जाता है, तो फिर क्या मौजूदा हुकूमत नहीं चाहती कि सुहेल आफरीदी साहब जो है वो सीएम बने रहें खैबर पख्तूनख्वा के, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत मुझ पर इल्जामात लगाती रहती है। देखिए, जैसे मैंने दो चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो जैसे मैंने कहा कि किसी को सुहेल आफरीदी साहब को हटाने की ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब खुद हटा देंगे जब उनको लगेगा कि ये पॉपुलर होते जा रहे हैं, और ये क्योंकि उनको अपने अलावा कोई और पॉपुलर आदमी नहीं चाहिए। लेकिन नंबर 2 बात ये जो आपने कही कि वो कहते हैं कि कभी उनको दहशतगर्द कहा जाता है, कभी ये कहा जाता है। असल देखें, कल जो उन्होंने आज जो उन्होंने फरमाया, उन्होंने कहा कि हुकूमत हमें प्रूफ दे, स्टेट हमें प्रूफ दे कि अफगानिस्तान की सॉइल जो है वो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। पूरी दुनिया जानती है अफगानिस्तान की सॉइल जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, टीटीपी क्या कर रही है। लेकिन उन्होंने मतलब जिस किस्म की आज इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी है ना, मेरे ख्याल में इस किस्म की रिस्पॉन्सिबल शफी जान साहब तो टीटीपी को दहशतगर्द कहते ही नहीं है, वो तो कहते ही नहीं किसी तो पार्टी के। बिल्कुल, असल में देखें, आप याद कीजिए कि जिस वक्त एपीएस के बाद मुज़ाकरात की बात शुरू हुई थी तालिबान के साथ, तो आपको याद होगा कि उन्होंने अपने नुमाइंदे के तौर पे इमरान खान को नॉमिनेट किया था। तो बेसिकली हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि टीटीपी जो है वो पीटीआई का मिलिटेंट विंग है, और वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। अगर हम किसी को भी इसके अंदर कोई थोड़ा सा भी वो है ना लगता है कि डाउट है, तो मेरे ख्याल में डाउट क्लियर हो जानी चाहिए। हर दफा ये साबित करते हैं कि पीटीआई के टीटीपी जो है, लेकिन वो कहते हैं कि मैं सूबे का सीएम हूँ, उस ओहदे का प्रोटोकॉल का तो ख्याल होना चाहिए, ऐसा सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं। नहीं जी, बिल्कुल ख्याल होना चाहिए प्रोटोकॉल का। कंपनी ने तो प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया, ये प्रोटोकॉल में हैदराबाद गए, हैदराबाद से प्रोटोकॉल में वापस आए, गुजरात भी प्रोटोकॉल में गए, प्रोटोकॉल में वापस आए, पूरा सिंध में कराची में उनको प्रोटोकॉल दिया गया। उन्होंने ट्वीट भी किया है एक्स पे कि हैदराबाद से कराची आते हुए वक्त भी। जी, इसको आप कंपेयर करें जो पीपल्स पार्टी के जब कायदीन जाते हैं और जाते हैं पेशावर में और केपी में, उनके साथ क्या हशर होता है, जिस तरीके से उनको डंडे मारे जाते हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर आंसू गैस फेंकी जाती है और उनको जलसा तक नहीं करने दिया जाता। आपके सामने कुछ माह पहले ये हो चुका है, तो उसके साथ कंपेयर कीजिए जो इनके साथ गवर्नमेंट ने किया। अभी मेरे दोस्त ने कहा कि जो डेमोक्रेसी है ना वो एक माइंडसेट है। मैं इनके साथ एग्री करता हूँ कि डेमोक्रेसी एक माइंडसेट है, और वो माइंडसेट जो है ना ऊपर से शुरू होता है। बदकिस्मती से पीटीआई का जो माइंडसेट है वो फाशिस्ट माइंडसेट है।
और वो डिक्टेटोरियल माइंडसेट है, वो ऊपर से शुरू होता है, फाशिज्म से शुरू होता है और नीचे तक वो जाता है। जो ऊपर जिस तरीके से डिक्टेटर जो है वो फैसले करता है, वो चाहता है नीचे तक वही फैसले उसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो। चाहे वो हमारे डिक्टेटर जब थे वो क्रिकेट खेलते थे, उस वक्त भी उनको डिक्टेटर कहा जाता था। मुल्क में जब वो वज़ीर आज़म बने तब भी वो डिक्टेटर हुए, जब पार्टी चला रहे थे तब भी वो डिक्टेटर हुए। तो उनकी तो माइंडसेट जो है ना, उनकी तो मैं अहमद अवैस साहब को भी रुक करूंगी, लेकिन इस चीज को जरा क्लियरफाई करें कि सोहेल आफरीदी ने एक्स पे पैगाम दिया कि हैदराबाद से कराची जाने वाले रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए थे जब वो ट्रैवल कर रहे थे। कोई रास्ते बंद नहीं किए गए थे, कोई रास्ते बंद नहीं किए थे। उनको शौक है अपने बारे में इस किस्म की बातें करने का, ताकि वो अपनी लीडरी चमका सकें। बिल्कुल ठीक है। अहमद अवैस साहब ये बताइए, नासिर शाह साहब ने तो कल बड़ी जनरस ऑफर की थी। उन्होंने कहा हम कुर्सियां भी आपको लगा के देते हैं, स्टेज भी आपको बना के देते हैं, और अगर आपको कोई लोग कम पड़ रहे तो हम लोग भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, फिक्र मत करें। मतलब उनको ले लेनी चाहिए थी नासिर शाह साहब। अहमद अवैस साहब ये जानना चाहेंगे आपसे कि महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात के मामले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात से गुरेज कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने पेशकश भी की है, ज़रा ऐसा बता रहे हैं। अब ये मुझे मालूम नहीं है इसके मुताबिक कि वो गुरेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि मुश्किल उनका इतने महीने लगाने के बाद आप बताइए ना कि एक सिंपल मैटर है। एक जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है पार्लियामानी स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट के अंदर, तो एक लीडर ऑफ द हाउस होता है, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है। अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो पहले थे उनके ऊपर उनको एक गलत केस में मुलव्वस करके सजा सुना दी गई। अब उनकी जगह पे जो उनको डीनोटिफाई कर दिया गया तो वो पीटीआई ने उनको नॉमिनेट कर दिया जी। अब इसमें कौन सा ऐसा मसला था कि इतने महीने आप पार्लियामेंट जो है वो बगैर ऑपोजिशन लीडर के चल रही है। ये सूरत हाल जो है ये नॉन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो है, जब तक हम इसके ऊपर कोई तब्दीली लाने की नहीं सोचेंगे, हम कैसे एक तो वैसे डेमोक्रेसी नहीं है मुल्क के अंदर। अहमद अवैस साहब पता कलामी की माजरत चाहूंगी, वज़ीर आज़म ने कई बार असेंबली के फ्लोर पर भी पेशकश की थी मुज़ाकरात की, और चंद दिनों पहले ही गुज़िश्ता 2-3 हफ्ते पहले की हम बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने अखबार में पढ़ा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात चाहती है तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। फिर हुकूमत की जानिब से ये बयान सामने आया था कि इत्तेहादियों से मुशावरत करने के बाद जो है वो अगला लाएअमल बताएंगे। इत्तेहादी मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 2-3 और छोटी बड़ी जमातें। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पीटीआई से मुज़ाकरात होंगे या नहीं। और अब ये जो ज़राए से खबर आई है राना सनाउल्लाह के बारे में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी? मैं देखिए ना, पहले आपने जो इतनी तब्दील जो कुछ आपने अभी फरमाया है जी, वो बात जो है क्या कभी दुनिया के तख्ते के ऊपर मैंने इस तरह के मुज़ाकरात की ऑफर तो नहीं देखी कभी। तो वज़ीर आज़म ने एक अपनी बातें करते हुए कह दिया जी हाँ हम तो तैयार हैं बात करने के लिए, कभी ऐसे भी ऑफर हुई है? अगर देखना तो इन्हीं के आप पीपल पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे भुट्टो साहब, जब उनके खिलाफ एजुकेशन हुए थे और बड़े शदीद शिद्दत इख्तियार कर गए एजुकेशन, यहाँ तक कि वो चार्ज ऑफ रिगिंग जो था उसके ऊपर सारे मुल्क में एक शोर मच गया। तो उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर POR तैयार की और बाज़ाब्ता उन्होंने ऑफर जो थी इन राइटिंग वो ऑपोजिशन को की और फिर ऑपोजिशन के साथ बैठ के मुज़ाकरात शुरू हुए जो कामयाब हुए। ये भी कोई तरीका है कि आप कहें कि जी ऐसे कर लें, जो हम तो तैयार हैं, जो आप आए हमसे बात करें, और दूसरे उनके किसी वजीर ने या कभी खुद ही उन्होंने कह दिया क्योंकि 9 मई के बाद जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे इनसे कोई बात नहीं हो सकती। ये तरीके कार कभी इस तरह भी बातचीत का आगाज हुआ है। और अगर आपने माफिया के ऊपर बात करनी है कि जी वो पहले माफी मांगे और फिर बातचीत शुरू होगी, तो 9 मई के वाक़े से 100 गुना बड़ा वो तो अता तारड़ साहब ने कहा था, कि पहले आप माफी मांगे फिर उसके बाद मुज़ाकरात होंगे। तो मैं यही बात कर रहा हूँ ना, सुनिए, मैं यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर बात माफियों के ऊपर चलनी है तो सुप्रीम ये जो इसके ऊपर जो था ना, ये 9 मई का वाक़े से 100 गुना बड़ा वाक़या है। तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था तो पहले दोनों भाई आके नवाज शरीफ और शहबाज बीवी के ऊपर आ गए, उसकी माफी मांगे कौम से, फिर हम भी सोचते हैं कि हम भी माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते। ये कोई तरीका है कोई गुफ्तगू करने का या निगोशिएशन शुरू करने का? आप करना है तो आप खुले दिल से करें। गवर्नमेंट को मैग्नानिमिटी दिखानी होती है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप सारे राय आप जा देंगे कि मैंने तो कह दिया जी आप आए, और जब आए और तो उसके बाद
जो वो बातचीत पूरी नहीं करते। जैसे पहले एक वाकया हो चुका है, एक राउंड हो चुका है पहले, ये तरीकेकार गलत है, इसका नुकसान होगा क्योंकि मुल्क के अंदर जो है अभी तक डिस्टर्बेंस है, स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से कोई आज एक ढेला अभी तक किसी ने। अच्छा ये बताएं अहमद अवैस साहब, पंजाब में जो कुछ हुआ इसके बरक्स सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वेलकम किया, सोहेल आफरीदी को वेलकम किया। वहाँ पे तो हमने देखा था कि पंजाब असेंबली में वज़राओं को सिक्योरिटी गार्ड ने धक्कम पेल भी देखने में आई थी, लेकिन कराची में ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दिया। नहीं, पार्टी में कराची में तो जब गए हैं तो जब तो इनको अच्छी तरीके से इनको रिसीव किया, इनको अजरक दी जो उनका रवायती तरीके के साथ। बाद में मेरे ख्याल में जब ऊपर से इंस्ट्रक्शन आ गई होंगी कि भाई ये तुमने क्या किया, तो फिर वो उनका कुछ मूड बदला उसके बाद। बना तो बड़ा अच्छा एक रवायती अंदाज सिंध का था, उन्होंने एक अच्छा सा एक नमूना था जो अप्रिशिएट करने वाला था। लेकिन क्या समझते हैं आप, ये स्ट्रीट मूवमेंट कामयाब रही? क्योंकि केपी में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब का रुख कर लिया गया, कराची का भी रुख आज कर लिया गया था, और अब तो खैर सोहेल आफरीदी साहब जो है वो वापस पेशावर भी पहुंच गए होंगे, अब बलोचिस्तान का जो है वो रुख किया जा सकता है। तो ओवरऑल जिस मकसद से वो आए थे सोहेल आफरीदी साहब, वो फुलफिल हो गया है। सवाल देखिए, मेरी बात सुनिए, एक हकीकत पसंदी से जब हालात से जब तक हम गौर नहीं करेंगे और उसके रूट कॉज को नहीं पकड़ेंगे, हम कभी उसका हल नहीं निकाल सकेंगे। ये एक खौफ और डर के ऊपर हुकूमत चल रही है। उस वजह से अगर लोग नहीं निकलते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी खत्म हो गई। आज फ्री इलेक्शन करवा दें तो आपको पता लग जाएगा क्या पोजीशन है। इस लिहाज से रियलिस्टिकली सोचते हुए इसका कोई पॉलिटिकल हल निकालना चाहिए। आप बातचीत शुरू करें, इनिशिएट करें, ये गवर्नमेंट का ही काम होता है इनिशिएट करना, कोई बुराई नहीं होती ना उसमें, कोई इंसान की शान घट जाती बल्कि बढ़ती है। जब इनिशिएट करेंगे तो बातचीत जब बैठेंगे आप। ठीक है, यही सवाल हम सरमद साहब से पूछ लेते हैं। सरमद साहब, आखिर क्या वजह बनी? सईद गनी साहब तो खुद रिसीव करने गए थे सोहेल आफरीदी साहब को, और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी में जो मामलात हैं वो खुशगवार मोड़ पे आ सकते हैं, लेकिन जलसे में हमने देखा कि सोहेल आफरीदी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद की। तो आखिर ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया कि मामलात इस जानिब जाते दिखाई दिए? देखिए, एक तो पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया सिंध के अंदर। वो जिस तरीके से हमने उनको रिसीव किया, वो एक सिंध की एक रवायती तहजीब का तकाजा था, रवायात का तकाजा था। दूसरा पीपल्स पार्टी की जो अपनी जमहूरी इक़्तिदार है उसका तकाजा था। और पीपल्स पार्टी ने जल्द चीफ मिनिस्टर लेफ्ट, प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया, कुछ नहीं किया। इसके बरक्स जो चीफ मिनिस्टर ने पीपल्स पार्टी के हवाले से और सिंध हुकूमत के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की, उससे आप आ गए, मुझे उसके बारे में जिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अभी साहब ने कहा कि जमहूरी रवायात के अंदर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक लीडर ऑफ द हाउस होता है और एक लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। मुझे फिर वक्त एकदम याद आया कि 2018 से लेकर 2022 तक भी एक लीडर ऑफ द हाउस था और एक लीडर ऑफ द अपोजिशन था, और उन 4 साल में लीडर ऑफ द हाउस ने हाथ मिलाना गवारा नहीं किया था लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ। और अगर वो कहीं मुलाकात होती, कहीं कोई मुज़ाकरात हो रहे होते तो बातचीत हो रही होती थी, तो वो कहते थे कि जी DGISI जो हैं और आर्मी चीफ जो हैं वो बात कर लें, मैं बात नहीं करूँगा लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ। तो ये वो इक़्तिदार हम भूल जाते हैं, दूसरी चीज़ें हमें याद आ जाती हैं, हम ये चीज़ें भूल जाते हैं। वज़ीर आज़म ने एक बार नहीं, मेरे ख्याल में कोई 7-8 बार फ्लोर ऑफ द हाउस पे दावत दी है मुज़ाकरात की। अभी 27 दिसंबर को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी और सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी साहब ने भी कहा कि भाई आइए मुफाहमत की बात कीजिए, मुज़ाकरात की बात कीजिए। मसला ये है, सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि ये मुज़ाकरात करना नहीं चाहते। ये मुज़ाकरात जिन उनके साथ करना चाहते हैं, वो ये सियासतदानों के साथ मुज़ाकरात वो ये कहते हैं कि जिनके पास इख्तियार हो हम उनसे मुज़ाकरात करेंगे। मैं उसी पे आ रहा हूँ, नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये सियासतदानों से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, ये उनसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं जो इनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। अब वो बारहा कह चुके हैं कि हमें सियासत में मत घसीटे, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, आप सियासतदानों से बात कीजिए, ये सियासी मुज़ाकरात हैं। लेकिन ये समझते हैं कि सियासतदानों से बातचीत करके शायद इनकी कोई इज्जत कम हो जाएगी या कुछ इज्जत में कमी आ जाएगी, तो ये इनको इवेंचुअली बैठना पड़ेगा, सियासतदानों को इवेंचुअली। आज किसी ने सवाल किया सोहेल आफरीदी साहब से कि आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते हुकूमत से, तो सोहेल आफरीदी ने इसका जवाब दिया
कि मुज़ाकरात उनसे कैसे किए जाएं, उनके पास तो इख्तियार नहीं है। जब मैंने उनसे कहा था कि मेरी बानी पीटीआई से मुलाकात करवा दे तो वो उन्होंने कहा था कि मैं पूछ के बताता हूं, तो उनके पास तो इख्तियार नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मेरे ख्याल में जितने हुकूमत के पास इख्तियारात होते हैं उतने ही इख्तियारात हैं इस हुकूमत के पास भी। और ये कहना कि जी हम इनके पास इख्तियारात नहीं है, ये मसला ये है कि वो कहते हैं ना आपको अगर समझ नहीं आती कुछ कहने की तो आप कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं। असल इशू ये है कि ये मुज़ाकरात करना नहीं चाहते, लेकिन इवेंचुअली इनको बैठना सियासतदानों के साथ ही होगा। और अगर वैसे देखा जाए तो सोहेल अफरीदी के पास क्या इख्तियारात हैं? वो कभी अलीमा खान साहब से हदायत ले रहा होता है, कभी वो मशाल खान साहबा जो हैं जो उनकी प्रॉक्सी है बुशरा बीबी की, उनसे वो अहकामात ले रहा होता है। वो तो वज़ीर आला इन नेम है, वो तो सुपर चीफ मिनिस्टर तो कोई सलमान अकरम राजा बैठा है। पार्टी में इस चीज को लेके इख्तिलाफात भी हो रहे हैं कि आखिर इख्तियारात किसके पास है, डिसीजन कौन लेगा? वही तो समझ नहीं आ रहा। दो ग्रुप्स हैं वहाँ, एक अलीमा खान का ग्रुप है और एक बुशरा बीबी का ग्रुप है। जब और किसी को नहीं पता कि कौन सा ग्रुप जो है कब हावी आ जाता है। एक ग्रुप एक दिन हावी आ जाता है, दूसरा ग्रुप दूसरे दिन हावी आ जाता है। तो वहाँ तो समझ ही नहीं आती कि हो क्या रहा है। वो इतनी खिचड़ी पकी हुई है पीटीआई के अंदर कि किसी को समझ नहीं आती कि वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। वो तो बिल्कुल एक जैसे मैंने अर्ज किया कि उनको तो खवातीन की लड़ाइयाँ जो है ना वही खत्म नहीं होती। बुशरा बीबी, अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान, मतलब इनकी लड़ाइयाँ खत्म नहीं होती आपस में। पहले बैठ के अपनी लड़ाइयाँ खत्म करें, उसके बाद बात करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर सरमद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनके हमरा थे अहमद अवैस साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।